हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो हियर आई एम बैक विद अ न्यू एंड वेरी nice story. So just to entertain you, just to cover your syllabus. So today we are going to discuss chapter 3 and the chapter name is Discovering Tut, the Sega Continuous. डिस्कवर मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। टुट एक यहाँ पे एक पर्सन, एक इजिप्शियन पर्सन की बात हो रही है जो मर चुका है और उसके मरने के बाद भी द सेगा कॉन्टिन्यूस। द सेगा मीन्स होता है आपका स्टोरी और कॉन्टिन्यूस मतलब होता है जारी रहती है। ये दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो चलिए इस एक्साइटिंग स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी में कुछ मेन पॉइंट हैं जो बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं, उन पे बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन इज़ जब कोई क्राइम हो जाता है तो जो क्राइम ब्रांच आके उसकी डिटेल निकालती है और उस चीज़ को पता लगाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फ्यूनेररी ट्रेजर्स जो है आपका मरने के बाद कुछ इजिप्ट का एक रूल था कि सोना वगैरह वहाँ पे साथ में रखा जाता था। उस ट्रेजर, उस खजाने के बारे में बात होगी। स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड अक्रॉस का मतलब होता है हवा के साथ आगे बढ़ना या फिर मूव फास्ट ड्रिवन बाय विंड। एंड ऑल्सो सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड मीन्स फाइंड अ वे अराउंड, मतलब जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसके अराउंड जो आप वे निकालते हो, रास्ता निकालते हो, दैट इज़ सर्कमवेंटेड। एंड कास्केड ग्रे मतलब पूरे तरीके से ग्रे हो जाना। यहाँ पे कुछ सीन ऐसे आएंगे जहाँ पे स्काई विल बी सर्कमवेंटेड। कास्केड ग्रे इज़ ऑल अबाउट ग्रे हो जाना। तो यहाँ पे आपके स्काई की बात की जाएगी। कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जहाँ पे पूरा जो स्काई है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज़ फुल फॉर्म ऑफ सीटी। सीटी स्कैन जो होता है उसके बारे में है। एंड रिसरेक्शन इज़ ऑल अबाउट फिर से लाइफ मिलना। एंड एरी डिटेल, एरी डिटेल वो डिटेल्स होती हैं जो अनयूजुअल हों, जो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हों, जो नॉर्मली होती नहीं। कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे इस डिटेल्स के बारे में इस स्टोरी में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टोरी थोड़ी सी लेंदी है तो शुरू करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो यहाँ पे जो स्टट की बात हो रही है वो एक टीनेजर था, मतलब बहुत ही छोटा था। टीन इज़ ऑल अबाउट 13 to 19 की जो एज होती है वो टीन एज कहलाती है। टीन एज पे ही था और वो मर जाता है। द लास्ट हीर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। तो यहाँ पे एक रूलर की बात हो रही है जो बहुत टीन एज पे ही मर जाता है और वो अपनी फैमिली का लास्ट हेयर होता है, लास्ट पर्सन होता है। मतलब उसके बाद जो है उसकी पूरी जो इनहेरिटर्स होते हैं, बेसिकली वो एक इनहेरिटेड पर्सन था, उसके बाप दादाओं से वहाँ पे राज्य चल रहा था। तो वो लास्ट पर्सन था अपनी पूरे एंसेस्टर्स का और उसकी डेथ हो जाती है। और उनके पापा ने और उनके दादा ग्रैंडफादर ने सेंचुरीज तक के राज किया था इजिप्ट में। और उसके बाद जब वो मर जाता है तो ही वॉज लेडन। लेडन का मतलब होता है लोडेड। लोडेड विद गोल्ड, उसकी डेड बॉडी को गोल्ड से कवर कर दिया जाता है। इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर्सन को भुला दिया जाता है, उसकी डेड बॉडी को भुला दिया जाता है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1992 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। फिर वो जैसा कि वो भुला दिया जाता है तो 1992 में उसकी टॉम्ब मिलती है, जिस टॉम्ब इज़ बेसिकली अ ग्रेव, कबर को हम बोलते हैं उसकी टॉम्ब। जिस टॉम्ब के अंदर जैसे कि आपका ताजमहल है उसके अंदर एक ग्रेव है, तो उसका टॉम्ब मिल जाता है। और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटेड था, इच्छुक था जानने के लिए कि एक्चुअली में उसे हुआ क्या था, क्योंकि टीन एज में एक राजा का मर जाना, दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और जो लोग गेस कर रहे थे कि वो टट जो है उसके मरने की वजह, जहाँ तक कोई मर्डर हो सकती है, उसको किसी ने मारा होगा। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers a new clues about his life and death. उसके मरने के, टुट के मरने के 80 ईयर्स के बाद जो है जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसका सीटी स्कैन करा जाता है। सीटी स्कैन इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जिसपे थाउजेंड्स ऑफ रेज आती हैं और आपकी बॉडी के हर एंगल से एक शॉट्स लिए जाते हैं और पता लगाया जाता है, बिल्कुल माइक्रो डिटेल्स तक निकाल ली जाती हैं। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction। और सिटी स्कैन के बाद फॉरेंसिक जांच भी उसकी की जाती है कि क्या हुआ होगा, ये मर्डर था या नेचुरल डेथ थी। बॉयश फेरो,
तो यहाँ पे जिस टुट की बात की जा रही है वो एक बॉय था, इसलिए बॉयश वर्ड यूज़ किया गया है। फ़ैरो बेसिकली इज़ अ वर्ड हु रूल्ड हु यूज टू रूल इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो राज्य जिनका चलता था उनको फ़ैरो बोलते हैं। सो हियर देयर इज़ अ पिक्चर एज वेल इन योर बुक। आगे बढ़ते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as the king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब उसकी टुट की जब डेड बॉडी को जब उसकी कॉफिन में से निकाला जा रहा था, क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड बेसिकली थी, तो वहाँ पे बहुत ही घोस्टली डस्ट, भूत सा कुछ फील हो रहा था, कुछ डेविल सा फील हो रहा था, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ ग्रेवयार्ड। और जिस जगह पे वो डेड बॉडी थी वो वैली ऑफ द किंग्स थी। वैली ऑफ द किंग्स का मतलब सारे जितने भी राजा थे सबकी वहाँ पे डेड बॉडीज थी। तो काफ़ी स्कैरी सीन था वो। कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और मौसम भी कुछ ऐसा हो गया था, हवा तेज़ चलने लगी थी। आगे बढ़ते हैं। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। तो जब डेड बॉडी को निकाला जा रहा था तो पूरा जो हर तरफ डार्कनेस टाइप की हो गई थी, और जो स्कडेड अक्रॉस, हवा चारों तरफ बहुत तेज़ चलने लगी थी, क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया था और पूरे में रेत उड़ रही थी। और ऑल्सो जो स्काई था वो पूरा कास्केड ग्रे ग्रे कलर का हो गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। और ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5 जनवरी 2005 की है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who had died more than 3,300 years ago. अब ये डेड बॉडी तो बाहर आ चुकी थी, उसको फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन में डाला जाता है। और जब सिटी स्कैन किसी का होता है तो बेसिकली वो सर से शुरू होता है, तो पहले बॉडी का जो हेड पोर्शन है वो सिटी स्कैन के अंदर जाता है। और यहाँ पे जो ये मम्मी थी वो 3,300 ईयर्स की पुरानी थी। तो इतने लंबे टाइम तक कैसे टिकी रही और क्या उसके साथ हुआ था, इस वजह से they were doing CT scan. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. तो जिस दिन ये केस हो रहा था, जिस दिन डेड बॉडी को निकाला जा रहा था, तो वर्ल्ड से कई अलग अलग जगहों से टूरिस्ट आए थे और वो सब उस जगह पे थे। एक्चुअली जो बॉडी थी, जो कॉफिन था, वो ज़मीन के 26 फीट के अंदर था। तो जो नॉर्मली ग्रेव बनती है, कबर बनती है, वो ज़मीन में गड्ढा खोद के अंदर रखी जाती है। और वो एक रूलर था, एक किंग था, एक फ़ैरो था, तो बेसिकली उसके लिए कुछ स्पेशल था। तो 26 फीट अंडरग्राउंड गड्ढा करके उसके नीचे उसका एक मकबरा टाइप का था। तो उसके अंदर सारे ही जो टूरिस्ट थे वो खड़े थे और वो उस फ़ैरो को रिस्पेक्ट दे रहे थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स। जो टूरिस्ट थे वो म्यूरल्स को बहुत देख रहे थे जो वॉल्स पे बने थे। म्यूरल इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग विच इज़ कर्व्ड ऑन द वॉल, जो दीवारों पे डिज़ाइन वगैरह बने होते ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पीड एट टट्स ग्लाइडेड फेस। और उस म्यूरल को देख रहे थे और टुट के फेस को भी देख रहे थे जो ग्लाइडेड हो रहा था, चमक रहा था, दिख रहा था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। और इस मम्मी का जो सबसे स्टनिंग पार्ट था, सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट था, दैट वाज हिज इट्स कॉफिन। कॉफिन बोलते हैं जिसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती थी। तो वो बहुत, उसका जो लिड था, उसका जो ढक्कन था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट था जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था, अट्रैक्टिव था काफ़ी। सम विजिटर रेड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर। कुछ लोग जो वहाँ पे बुक्स थी और जो उन्होंने बुक्स पढ़ी थी उसकी स्टोरीज को विस्पर कर रहे थे। विस्पर मीन्स होता है धीमी आवाज़ में बात करना। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स टाइमली डेथ एंड इन हिज लेट टीन्स। और कुछ लोग चुपचाप खड़े हुए थे और कुछ लोग सोच रहे थे कि ये कैसे मर गया इतनी टीनेज में। और वंडरिंग विद अ शिवर विद अ फ़ैरोज़ कर्स। और कुछ लोग डरे हुए भी थे, वो शिवर कर रहे थे, मतलब काँप रहे थे कि फ़ैरोज़ हमें कर्स ना दे दे। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। क्योंकि एक मम्मी को इतने सालों के बाद उसकी कब्र खोद के निकालना, ये एक तरह का मतलब एक स्कैरी सीन है। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि फ़ैरोज़ जो है वो हमें कर्स यानी कि कुछ अभिश्राप टाइप का ना दे दे। वेल, स्टोरी आपकी आगे बढ़ती है यहाँ पे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass.
यहाँ पे जो मम्मी की कंडीशन की बात की जा रही है, जो मम्मी की कंडीशन थी जब वो निकाली गई, तो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, बैड थी। और इसकी जो वजह है वो ये बताई गई है कि कार्टर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एक्चुअली में 1920 में कार्टर ने भी उस मम्मी को निकाला था और निकाल कर उसका एक्सरे वगैरह किया था उसकी पता लगाने के लिए। तो उस वजह से बताया गया जिस कंडीशन में उसको निकाला गया था और जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया गया था, दैट वाज वेरी बैड। So the condition of mummy was very bad, said जही हवास। और जो ये बात बोलते हैं उनका नाम है जही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स। और जो जही हवास हैं, ये एक सेक्रेटरी हैं इजिप्ट जनरल सुप्रीम काउंसिल एंटीक्स के। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहले तो वो बॉडी को देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। वो बोलते हैं कि जो कार्टर थे वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वो भी एक ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे। और 1992 में उन्होंने डिस्कवर करा था, खोज किया था टट्स की टॉम्ब को। और काफ़ी लंबे टाइम तक वो इस प्रोसेस में थे, उन्हें मिल नहीं रही थी। तो बहुत ही फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद उन्हें ये चीज़ मिला था। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट और सर्चिंग मतलब ढूंढना, बहुत उन्होंने ढूंढा, उसके बाद जाके उन्हें वो टॉम्ब मिलती है। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become a part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everything he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद जो टूट जो था वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का रिचेस्ट रॉयल पर्सन था, बहुत अमीर था। तो उसकी डेड बॉडी जो है ना वो नॉर्मल नहीं थी। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो बहुत ही अजीब सी है कि आपको पता होगा कि जो इजिप्टियन होते थे उनका एक थॉट रहता था कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होगी, फिर से पुनर्जीवन होगा। तो फिर जब ये दोबारा ज़िंदा होगा तो जो भी चीज़ें हम साथ में डेड बॉडी के रखेंगे तो उन चीज़ों के साथ वो आगे जाके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। तो दिस इज़ वाई वहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स था, ब्रोंज रेजर रखा गया था, लिनन के अंडर गारमेंट्स थे उनके, केसेस ऑफ फूड और खाने के केसेस कई रखे थे, और वाइन भी रखी गई थी। और ये चीज़ जो थी वो बहुत बड़ा अटेंशन थी लोगों के लिए। एवरी वन वॉज जस्ट थ्रिल्ड टू सी दैट। और जैसे कि वो रिचेस्ट पर्सन बहुत ही रॉयल था, तो पूरा सब कुछ गोल्ड का था वहाँ पे, मतलब देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ गोल्ड, सो पीपल वर जस्ट गेजिंग दीज थिंग्स। आफ्टर months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. काफ़ी टाइम तक जो कार्टर थे उन्होंने उस डेड बॉडी के बारे में पता करा, उसके ट्रेजर को देखा, और उसके बाद क्या है उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा 3 नेस्टेड कॉफिन्स। 3 नेस्टेड कॉफिन्स क्या है, एक्चुअली जो कॉफिन था टुट्स का वो एक काफ़ी बड़ा सा कॉफिन्स था, और उसके बाद उसके अंदर एक उससे छोटा कॉफिन था, और उसके अंदर उससे छोटा एक कॉफिन था। तो सबसे छोटे पार्ट में जो थी वो डेड बॉडी थी, और उसके ऊपर जो था उनके खाने पीने का सामान, वाइन, रेजर, उनके लिनन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April। तो यहाँ पे जो कार्टल है, जब उसके बारे में इंस्पेक्शन वगैरह और ज़्यादा जांच वगैरह करते हैं आगे चल के, तो जो फर्स्ट कॉफिन का पार्ट था तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उन्हें बहुत सारे श्राउड मिलते हैं। बेसिकली श्राउड इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ कवर्ड डेड बॉडी। तो मम्मीज़ को कवर करने के लिए जो क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ यूज़ किए जाते थे वो बहुत सारे थे, एंड ऑल्सो बहुत सी कुछ अनयूजुअल चीज़ें थी, जैसे कि गार्लैंड वगैरह थे, लोटस की पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे। तो ये सारी ही चीज़ें एविडेंस थी एक तरह की कि जो टुट्स मरा है वो मार्च या अप्रैल के मंथ में मरा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोटस वगैरह है, पेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें मार्च अप्रैल में ही होती हैं अच्छे से। तो ये गेस करते हैं वो। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, लेकिन जब वो मम्मी को देखता है तो वो ट्रबल में आ जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। द रिचुअल रेन्स हैड हार्डेंड,
cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? अब उसके बाद जब वो मम्मी को देखता है तो सबसे रियल उनका जो ट्रबल होता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है. एक्चुअली रीजन्स का मतलब होता है अ लिक्विड सब्सटेंस जिससे मम्मी को प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसके अंदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस मिला के एक लिक्विड तैयार किया जाता है जिससे मम्मी काफ़ी टाइम तक बची रह सकती है. सो वो जो रीजन्स था वो बहुत ज़्यादा हार्डेंड हो गया था, सूख चुका था, जिसकी वजह से टूट्स की जो बॉडी थी वो बॉटम और गोल्ड के कॉफिन से बिल्कुल चिपक गई थी. वो कहते हैं कि कोई भी लेजिटिमेट फोर्स, कोई भी सीधी सादी तरीके से इस बॉडी को उस कॉफिन से हटाया ही नहीं जा सकता. सो आगे वो क्या बोलते हैं, व्हाट वॉज टू बी डन, और वो कर भी क्या सकते. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स. तो वो बोलते हैं, सन की तरफ देखते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो ऐसा सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इस गर्मी से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है तो इसको यूज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से जो ये रीजन्स है वो लूज पड़ जाएगा. फॉर सेवरल आवर्स ही सैट इन द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट इनटू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. उसके बाद वो मम्मी को धूप में लाते हैं और काफ़ी घंटों तक की उसको धूप में रखे रहते हैं. इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि जो कॉफिन का टेम्परेचर था वो 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया था. नथिंग बज्ड. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remain. उसके बाद वो जब इतनी देर तक धूप में रखते हैं, बट होता क्या है, नथिंग बर्ज्ड, कुछ भी हासिल नहीं होता है. वो बहुत ज़्यादा हार्डन हो चुका था, वो छूट नहीं रहा था. फाइनली वो चिजल्ड का यूज़ करते हैं. चिजल्ड इज़ अ काइंड ऑफ टूल. एक टूल होता है कुछ इस शेप का, नीचे से काफ़ी वो पॉइंटेड होता है, तो उस टूल से जो है वो उस डेड बॉडी को उसमें से निकालते हैं ज़बरदस्ती, ताकि वो आगे की जो जान परख है, इन्वेस्टिगेशन, वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ. यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे दिया जा रहा है कि कहाँ पे क्या था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ वैली ऑफ किंग जहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी. तो यहाँ पे इजिप्ट, अफ्रीका, दिस इज़ इजिप्ट इन द मैप. वेल, so story keep continues here. In his defense Carter really had little choice. अब कार्टर को जो है इतनी मुश्किल से वो चीज़ मिली थी तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनके पास चॉइस जो थी वो बहुत ही कम थी. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो कार्टर जब देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, वहाँ पे इतना गोल्ड है, इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मम्मी से ये सारी चीज़ें अगर मम्मी का प्रॉपर तरीके से नहीं इस वक्त देखा गया तो आगे चल के क्या होगा कि जो थीव्स हैं, जो चोर हैं, वो मम्मी को तोड़ फोड़ के और उसको प्रॉपर काट पीट के उसका गोल्ड ले लेंगे. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. टूट्स के टाइम पे जो लोग थे और स्पेशली जो किंग थे वो एक्स्ट्रा रिच थे. मतलब राजा लोग तो अमीर होते हैं बट वो कुछ ज़्यादा ही रिच थे, और उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा थॉट था और होप थी कि अगर किसी की डेथ होती है और वो जितना गोल्ड लेके मरता है या उसकी डेड बॉडी के साथ रखा जाता है तो नेक्स्ट लाइफ में वो उतना ही गोल्ड लेके फिर से जिंदा होगा. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वॉज लेविश्ड विद glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, ring, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. तो जो टुट्स था वो उसकी डेड बॉडी के साथ, अगर यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, इतनी ज़्यादा लैविश चीज़ें थी, मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी. ग्लिटरिंग गुड्स थे, प्रीशियस कॉलर्स था उसके पास, और इनलेड नेकलेस प्रॉपर था, ब्रेसलेट्स था, रिंग्स थी, एंड ऑल्सो ही हैड amulets. Basically it's a kind of an ornament thought to give protection against evil, danger or desire. So उस चीज़ का जो ornament होता है उसको हम बोलते हैं amulets. तो इसके बाद वो ये सारी चीज़ें थी. सेरेमनियल एप्रन था, तो जो इजिप्ट के लोग एप्रन ऊपर से पहनते थे, तो ये सारी ही चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें प्योर गोल्ड की बनी हुई थी. टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज adornments,
Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब कॉफिन से उसको हटाने के लिए यहाँ पे जो कार्टर होते हैं और जो उनकी टीम होती है वो डेड बॉडी का हेड को जो है बॉडी से हटा देती है, जितने जॉइंट्स होते हैं उनको हटा देती है, मतलब तोड़ तोड़ के काट काट के उसको कॉफिन से अलग करती है. वंस दे हैड फिनिश्ड they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where tooth now rest. उसके बाद जब सारा सब कुछ वो अपनी जांच वगैरह कर लेते हैं तो उसको फिर से रीअसेंबल कर देते हैं, फिर से जोड़ देते हैं और फिर उसको वुडन बॉक्स के अंदर रख के अच्छे से वहीं पे रख देते हैं जहाँ पे पहले टूथ रेस्ट कर रहा था. तो मतलब उसको पुरानी जगह पे लिटा के छोड़ देते हैं. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड substantially in the intervening decade, focusing less on treasure and more on fascinating detail of life and intriguing mysteries of death. तो इसके बाद जो आर्कियोलॉजी आगे बढ़ती है वो बाकी की चीज़ों को ना देख के, जैसे कि कार्टर ने सोना चांदी इन सब पे बहुत ध्यान दिया था, डेड बॉडी के बारे में ज़्यादा नहीं देखा. तो फिर जो आगे चल के उसका टाइम बीत जाता है और फिर से जो उसकी जांच होती है तो वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी के बारे में ज़्यादा मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. अब जैसे कि टाइम काफ़ी बीत चुका था तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी. अब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स लिए गए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अच्छे तरीके से टूल्स लिए गए, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. कार्टलर की जो डिस्कवरी थी उसके 40 years के बाद फिर से कोई प्रोफेसर होते हैं, वो फिर से उस मम्मी को निकालते हैं और उसका एक्सरे करते हैं और कई नई चीज़ें रिवील करते हैं, मतलब उजागर करते हैं. बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. वो जब एक्सरे करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चेस्ट की और जो रिब है वो कुछ मिसिंग है, कुछ हड्डियां जो हैं वो गायब हैं. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी. आजकल ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई, सीटी स्कैन से हम सारी ही चीज़ें पता कर लेते हैं. बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन अक्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ब्रेड के स्लाइस करने के लिए एक मशीन प्रॉपर यूज़ की जाती है जिसके कई टुकड़े हो जाते हैं. तो उस तरीके से वर्चुअल बॉडी के हर डायरेक्शन से फोटोज़ मिल जाते हैं. तो एक्सरे से पॉसिबल हो पाता है और सीटी स्कैन से. व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन एक्सरे. अब यहाँ पे पहले कार्टर ने एक्सरे करा था तो बोलते थे अब हम सीटी स्कैन करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या हमें पता चलेगा. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंजरिंग अबाउट हिम. यहाँ पे वो बोलते हैं क्या हमें सीटी स्कैन के बाद वो आंसर, जो 2 बड़े आंसर हैं, क्या वो हमें मिल जाएंगे जो अभी तक लिंजरिंग, मतलब अभी तक लॉन्ग लास्टिंग है टूथ के साथ. हाउ डिड ही डाई, पहला क्वेश्चन था कि वो मरा कैसे. एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट दैट टाइम ऑफ हिज डेथ. और जब उसकी डेथ हुई तो उस टाइम पे एक्चुअली उसकी डेथ क्या थी. तो यहाँ पे स्टोरी आपकी काफ़ी लेंदी हो रही है. सो दिस वॉज अ पार्ट 1 वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट टूथ्स, इट्स कॉफिन, इट्स डेड बॉडी, कार्टर्स एंड ऑल्सो द व्यू. So the next part we would discuss in our next meeting. So just do not forget to the next video so that you can get entire explanation. Thank you for giving me your time. Have a good day. Bye bye.